आवाज पहुंच रही है माताएं, बहनों, भाइयों और मित्रों। अभी चुनाव चल रहा है, आप सब लोगों को मालूम है। कोई लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है। हम आपसे कुछ आग्रह करने आए हैं। इस चुनाव के माध्यम से आपको बिहार में कौन सी सरकार फिर से हो, इस बात का चयन करना है। जो लोग भी सरकार बनाने का दावा करते हुए आपके बीच अभी घूम रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोगों को आपने देखा है, जाना है, परखा है और यहाँ तक कि भुगतने का भी काम किया है। 15 साल जो पुराना 15 साल था, आज नीतीश कुमार जी भी जब वोट मांगने की बात कहते हैं तो 15 साल बनाम 15 साल की बात करते हैं। पुराना 15 साल और अभी जो इनका 15 साल था उसमें तुलना करते हैं। देखिए, पुराना जो 15 साल था उनको तो आपने रिजेक्ट कर दिया था, बिहार के लोगों ने खारिज कर दिया था। और जब खारिज किया तभी तो नीतीश कुमार जी आए। जिनको आपने खारिज किया उनसे नीतीश कुमार जी कंपटीशन कर रहे हैं। कोई विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ता होगा, पास करने के लिए 30 नंबर की जरूरत होती है। पास मार्क्स 30 नंबर, 100 में 30 नंबर। जो पुराने 15 साल वाले थे उनको 100 में 30 नहीं आया, फेल कर गए। अभी बता रहे थे रणविजय बाबू की कहाँ हैं, आप लोगों को मालूम है, बताने की जरूरत नहीं कहाँ है, क्यों है वहाँ। अपनी करनी का फल तो सबको भुगतना ही पड़ता है। तो फेल थे, फेल कर गए, 30 नंबर उनको नहीं आया, इसलिए सत्ता से हट गए। 30 नंबर लाना था, उसकी जगह आया 15 नंबर, 14 नंबर। अब नीतीश जी आए, 15 साल इन्होंने भी राज किया। अब उनसे कंपटीशन कर रहे हैं कि भैया तुमको 15 नंबर आया था, हमको तो 18 नंबर आया है। अरे 15 नंबर हो या 18 नंबर हो बड़े भाई नीतीश जी, दोनों आप फेल है, 30 नंबर वाले कोई नहीं है। तो फेल विद्यार्थी से नीतीश जी कंपटीशन कर रहे हैं, फेल विद्यार्थी से कंपटीशन कर रहे हैं। अगर उनको बताना है तो बताएं ना, हम पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे। नीतीश जी को मेरी चुनौती है। नीतीश जी, बिहार में जितने सरकारी विद्यालय हैं, आप एक स्कूल का नाम बताइए। जितना सरकारी अस्पताल है उसमें एक सरकारी अस्पताल का नाम बताइए। हम एक बोल रहे हैं, पूरे बिहार में एक स्कूल और एक सरकारी अस्पताल जिसमें नीतीश जी गरज कर कहे यह हमने बनाया है 15 साल में ऐसा मॉडल स्कूल, 15 साल में ऐसा मॉडल अस्पताल। इसी तरह का हम आगे और बनाने का काम करेंगे, इसी तरह का बनाने का काम। गरीबों के लिए बिहार में अगर कोई गरीब आदमी बीमार पड़ जाए, पैसा नहीं तो पटना जाता है, पीएमसीएच में जाता है। अंतिम ठिकाना पीएमसीएच में। एक पीएमसीएच की हालत सुधार नहीं कर पाए 15 साल में, तो नीतीश जी कौन सा काम आप अस्पताल के बारे में। एक भी सरकारी विद्यालय बताइए ना, जिस सरकारी विद्यालय को मॉडल के रूप में नीतीश जी कहें कि हम ऐसा ही विद्यालय बिहार में और बनाने का काम करें। एक भी उदाहरण नहीं। जब 15 साल में एक भी आपने नहीं किया तो आप फेल विद्यार्थी से कंपटीशन करके चाहते हैं कि जनता को फिर झांसा दे दे। फेल विद्यार्थी से कंपटीशन नहीं, आपको कहना चाहिए था कि उनको 15 नंबर आया था, हमको 60 नंबर आया, 80 नंबर आया। तो आज नहीं कहें, क्योंकि नहीं किया। तब भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, अब भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। तब भी सरकारी अस्पताल में गरीब लोगों का इलाज नहीं होता था, आज भी गरीब लोगों का इलाज नहीं होता। आपने मुझको प्रतिनिधि बनाया था पिछला 5 साल। गरीब लोग बीमार पड़ते थे, गंभीर बीमारी,
किसी तरह से अब पेट काट करके कर्ज लेकर के लोग दिल्ली जाते थे एम्स में इलाज कराने के, किसी तरह से जाते थे। भरा रहता है दिल्ली में, सभी सांसदों का घर भरा रहता है, गरीब लोग जो बिहार से जाते हैं इलाज कराने के। जिस अस्पताल में लोग एम्स में जाकर इलाज कराते हैं वह कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है, सरकारी अस्पताल। तो जब सरकारी अस्पताल दिल्ली का अच्छा बन सकता है तो बिहार का सरकारी अस्पताल अच्छा क्यों नहीं बन सकता है? हम जिस विभाग के मंत्री थे, केंद्रीय विद्यालय वह विभाग चलाता है, नवोदय विद्यालय चलाता है। हमने कोशिश की गोह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देवकुंड में केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृति हमने दिला दी, पास हो गया केंद्रीय विद्यालय। भारत सरकार की ओर से पैसा आज भी सैंक्शन है, तो पैसा उपलब्ध है। जमीन भी एक स्थानीय आदमी ने जमीन अपना डोनेशन में दिया। बिहार सरकार का न तो एक नया पैसा लगना था, न जमीन इनको देनी थी, सिर्फ एनओसी एक कागज पर दस्तखत करना था बिहार सरकार को कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश जी ने नहीं दस्तखत किया, केंद्रीय विद्यालय नहीं खुल सका। नीतीश जी, सिर्फ नीतीश कुमार जी ने ऐसा इसलिए किया तो केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुल जाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा को जस मिल जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा को जस मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन देवकुंड और गोह के इलाके के, हसपुरा के इलाके के अगल बगल, अरवल जहानाबाद के इलाके के बच्चों के लिए एक अच्छा सरकारी विद्यालय मिल जाता। आपने उसको रोकने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने ताकत दी तो पहली कलम से जो रुका हुआ है केंद्रीय विद्यालय वह खुल जाएगा आपके पहली कलम। और एक केंद्रीय विद्यालय नहीं, देखिए अगर आपने ताकत दी तो भारत सरकार केंद्रीय विद्यालय खोले, इसके लिए आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मंत्री हुए, आपने मुझको भारत सरकार में भेजा, इसलिए हम केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं। बिहार में अगर आपने ताकत दी तो बिहार सरकार के द्वारा संचालित चाहे अहियापुर का विद्यालय हो या अगल बगल का विद्यालय हो, तमाम विद्यालय केंद्रीय विद्यालय से अच्छा विद्यालय होगा। करने का काम हो सकता है। जब सरकारी अस्पताल दिल्ली का अच्छा हो सकता है, भारत सरकार द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय अच्छा हो सकता है, तो बिहार में सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पताल अच्छा क्यों नहीं हो सकता? करने की जरूरत, तो हम आपसे यही आग्रह करने आए। हमारा जो शुरू से आप लोग जानते हैं, जब हम मंत्री थे भारत सरकार में, तब भी शिक्षा के सवाल को लेकर हम आंदोलन करते थे। मंत्री रहते हुए हमने धरना देने का काम किया था इसी देवकुंड में जहाँ केंद्रीय विद्यालय बनना था। हमने मंत्री रहते हुए धरना दिया था। तो मंत्री रहते हुए हम सदन में भी लड़ते थे और सड़क पर भी लड़ने का काम हमने किया। जब सदन में अभी रणविजय बाबू बता रहे थे आपको कि किस तरह से न्यायपालिका में व्यवस्था है। अरे छोड़ दीजिए दलित लोग, अति पिछड़ा भाइयों की बात, पिछड़ा भाइयों की बात। कोई गरीब परिवार का, ब्राह्मण परिवार का नौजवान, ऊंची जात के किसी भी जात का कोई गरीब अगर परिवार का है नौजवान, पढ़ने लिखने में चाहे जितना तेज हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है। दलितों की बात तो बिल्कुल नहीं, अति पिछड़ा का तो है ही नहीं। सवर्ण समाज का भी कोई गरीब परिवार का है तो जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं बन सकता। हमने आवाज उठाई वहाँ सदन में, हमने कहा यह व्यवस्था नहीं चल सकती है। हमने कहा वहाँ कि चाय पिलाने बेचने वाला यदि भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, अखबार बेचने वाला कलाम जैसा व्यक्ति यदि भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई चाय बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला का बच्चा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज क्यों नहीं बन सकता? लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का शासन चला रही है, आपसे भी आकर कहेगी कि हम तो बहुत गरीबों के हितैषी हैं। उनसे पूछिएगा, बड़े हितैषी हैं तो अति पिछड़ा समाज का कौन कौन जज है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पूछिएगा। दलित परिवार का कौन जज है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पूछिएगा। नहीं है, नहीं है।
तो इस तरह से जो सरकार चलाने वाले गरीब विरोधी लोग हैं, चुनाव के समय में आपको आकर कहेंगे कि हम गरीबों के बड़े हितैषी हैं। गरीबों के बड़े हितैषी होते तो गरीब घर के बच्चों को सपना को चकनाचूर आप नहीं करते। देखिए, जो पैसे वाले लोग हैं या गरीब हैं, कोई भी हो समाज में, उनके बच्चों के सपना को यदि साकार करना है तो शिक्षा के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। जिनके पास पैसा है शिक्षा खरीद कर अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन आम आदमी, आज हमको खुशी होती है कि एक ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला भी आदमी गांव में रहकर सोचता है कि चलिए मेरा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे बाल बच्चों का जीवन ऐसे न कटे, मेरा बाल बच्चा भी एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बने। हर गरीब के मन का यह सपना है, लेकिन उसका सपना कैसे पूरा होगा? उसका सपना पूरा होगा तब जब अच्छी शिक्षा की व्यवस्था सरकारी विद्यालय में। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक गांव में रहने वाले गरीब घर के बच्चों की तकदीर नहीं बदल सकती। इसलिए हम आपसे कहने आए 2014 में जब पहली बार उम्मीदवार बनकर हम एमपी के लिए यहाँ आए थे, नरेंद्र मोदी जी के साथ बिहार भर में मंच पर हम जाते थे। हर मंच से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस समय कहते थे कि हम बिहार में जब हम सत्ता में जाएंगे तो बिहार के लोगों के लिए पढ़ाई, दवाई और कमाई का इंतजाम इसी बिहार में करेंगे, हमको दीजिए मौका। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपको मौका मिला, 5 साल, अब अगले 5 साल में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन क्या बिहार के लोगों के लिए आपने पढ़ाई, दवाई, कमाई का इंतजाम बिहार में किया? नहीं किया। आज भी नीतीश कुमार जी भी 15 साल से हैं, पहले वाले भी 15 साल उन्होंने चलाया, लेकिन गांव के गरीब लोगों के लिए न तो पढ़ाई का इंतजाम, न दवाई का इंतजाम, और न नौजवानों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए रोजगार का इंतजाम हो पाया। किस तरह से अभी कोरोना के समय में किस तरह से महिलाएं बच्चा गोद में लेकर पैदल चलकर हजारों किलोमीटर से आ रही थी, देखकर आंख में आंसू आ जाता था। तो आ गए किसी तरह से लोग, लेकिन दुर्भाग्य है कि आखिर पेट को भी चलना है, जीवन को भी चलना है। अभी कोरोना का संकट बढ़ा है, लेकिन जो लोग लौट कर आए, पैदल आए, अधिकांश लोग फिर मजदूरी करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर फिर वापस भी हो गए उन्हीं प्रांतों में, क्योंकि यहाँ भूखे मरना है, कोई रोजी रोटी का इंतजाम नहीं, नौजवानों के लिए कोई रोजगार का इंतजाम नहीं है। कहा था उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने, पढ़ाई, दवाई, कमाई, नहीं हुआ, न उनसे हुआ न उनसे हुआ, और जब नहीं हुआ तो आज बदलाव की जरूरत है कि नहीं जरूरत? बदलाव की जरूरत है कि नहीं? हम आपसे कहने आए, उन लोगों की बातों में आ जाइएगा तो फिर आपके बाल बच्चों की तकदीर नहीं बदलेगी। अगर उनकी बातों में आ जाइएगा तो गरीब आदमी बीमार पड़ेगा, दवा के अभाव में दम तोड़ता रहेगा। नौजवान मित्रों, आपके लिए रोजगार का इंतजाम नहीं हो पाएगा। जो शिक्षक बंधु होंगे, अच्छे शिक्षक भी हैं, स्कूल में जो भी शिक्षक बहाल हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि मास्टर साहब अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की दौड़ लगाए कि बच्चों को पढ़ाने का काम करें। मास्टर साहब को समय पर वेतन नहीं मिलता, समान काम के लिए समान वेतन। हम इस बात के हितैषी रहे, शिक्षक जब तक परेशान रहेंगे तब तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्कूल में नहीं हो सकती। तो शिक्षकों के सवाल को भी सुलझाने का काम करना है। आपने मौका दिया, हर तरह से शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। इसलिए आप लोगों से कहने आए, बदलाव जरूरी है, अपने लिए, आपके लिए बदलाव जरूरी है। और 15 साल यदि बड़े भाई को आपने दिया, कुछ नहीं किया, मंझले भाई को भी 15 साल दिया, कुछ नहीं किया, तो छोटे भाई को 5 साल तो कम से कम